Hello student, welcome in IGPS online classes. Today we discuss the books of original entry which is called journal. Before starting this chapter, in previous chapter we discussed the accounting equation. Accounting equation we show the various effect on assets, liabilities and capital. In this chapter we discuss how to transaction are recorded in journal. As we discussed earlier, accounting is a process of recording financial transaction, classify them, summarize them and communicate to its user. So the first step is recording. In recording we discuss the journal and subsidiary books. In this chapter we understand the brief introduction of journal and the various rules related to debit and credit and how to passing journal entry in the books of accounts. We start with introduction. In the previous chapter we have read about accounting equation and the rule of debit and credit. The process of analyzing each of them in accounting equation is really useful to the beginners, but this system of recording transaction in real life is not feasible. चूंकि हमने पिछले चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सीखा, उसमें हम उसको एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल पे इफेक्ट को शो करते हैं और उसी के जो अमेरिकन सिस्टम था जिसमें हमने समझा था कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल से हम एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस को डेबिट और क्रेडिट करते हैं और वो इफेक्ट हमने टी शेप अकाउंट में भी देखा। लेकिन प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है क्योंकि रियल लाइफ में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हमें सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है, जबकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो शो करती है वो एक तरह से बैलेंस शीट का जो इफेक्ट शो करती है और एट एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस हम एंड पे जब समराइजिंग करते हैं तो वो बैलेंस शीट जो है वो काम आती है। लेकिन उससे पहले हमें जर्नल बनाना होता है, लेजर बनानी होती है और उससे ट्रायल बैलेंस बनानी होती है। फिर हम एट एंड मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में हम इनकम एक्सपेंसेस को काउंट नहीं करते, हर एक ट्रांजेक्शन पे क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो हम कैलकुलेट नहीं करते, जबकि प्रॉफिट हम ईयर एंड पे पूरे साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसको ईयर एंड पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रैक्टिकली हमें जर्नल से स्टार्टिंग करनी होती है। इन प्रैक्टिस बिजनेस एंटिटी buys goods from several supplier and sell goods to hundred of customer to on credit or on cash। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कुछ जो सप्लायर होते हैं उनसे चीज़ें परचेज की जाती है, गुड्स परचेज की जाती है और बहुत सारे कस्टमर को जो है वो सेल की जाती है और किसी को कैश पे या क्रेडिट पे सेल की जाती है। Thus, accounting equation is theoretically is good technique, but it cannot be used in practice. So, business transactions are recorded in the books of account called books of original entry। तो हर एक ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट लॉस जो है कैलकुलेट नहीं करना होता, इसके लिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो प्रैक्टिकली जो है वो फिजिबल नहीं है। तो इसकी जगह हम जो भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस के वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री as all the business transactions are recorded to the first time in the journal based on the principle of double entry system। जो डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल हैं उसके बेस पे जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी को हम आगे और डिस्कस करते हैं। एज द साइज ऑफ बिजनेस इज इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड आल्सो इंक्रीज। और जैसे जैसे
बिजनेस का साइज बढ़ता है, बिजनेस लार्ज स्केल पे पहुंचता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, तो ट्रांजेक्शन भी बढ़ते जाते हैं. We have several cash transaction, several transaction related to credit purchase, related to credit sale, purchase return, sales return and so on. तो ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत सारे हैं, तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं कैश ट्रांजेक्शन में, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में, क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में, और इसी टाइप से और भी आगे हम डिवाइड कर सकते हैं. Thus, to simplify the process of recording of business transaction of similar nature, journal is further subdivided into number of books of original entry और subsidiary books. तो जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ता है, लार्ज स्केल पे बिजनेस ग्रो करता है, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ जाने से एक ही जर्नल में रिकॉर्ड करना जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं रहता, तो सुविधा के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देते हैं सब जर्नल्स में, जर्नल का सब डिवाइडेशन कर देते हैं और उनको नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक्स में, वो भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जर्नल ही है और जर्नल का सब डिवाइडेशन है, तो उसमें अलग अलग हम बुक्स में डिवाइड करते हैं, उनको सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं. Similar transactions of same nature are recorded in the separate subsidiary books, and most commonly subsidiary books are, जो ज़्यादातर कॉमनली जो बुक्स बनाई जाती है सब्सिडी बुक्स, वो यहाँ पे हम समझते हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, और ये सब जर्नल ही हैं और जर्नल का सब डिवाइडेशन है, तो इसमें इनके नेचर के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं. तो या तो हम जर्नल बनाएंगे, या फिर जर्नल छोटा पड़ रहा है, ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कन्वीनियंस के हिसाब से हम जो है सब्सिडरी बुक्स यानी कि सब जर्नल्स में वो ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे. और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हमें हर बार सब्सिडरी बुक्स जो है वो मेंटेन करनी पड़े. इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ बिजनेस entity to keep all the subsidiary books. It may be keep any of these books as per its convenience and requirement of the business. जैसी बिजनेस में ज़रूरत हो वैसे वो एक जर्नल में भी एंट्री कर सकता है, या चाहे जितनी सब्सिडरी बुक्स जो है वो मेंटेन कर सकता है. तो ये हमने एक बार इंट्रोडक्शन समझा इसका, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम जर्नल को समझने जा रहे हैं. तो अब सबसे पहले हम इसका जो मीनिंग है जर्नल का वो हम डिस्कस कर लेते हैं. The meaning of journal and format of journal also discuss. Journal is the basic book of original entry. All the business transactions are first of all recorded in the books in the chronological order. Chronological means date wise, with the help of voucher supported by the source document. Each transaction is recorded separately after determining which account is to be debited and which account is to be credited. And on the basis of rule of double entry system. तो जर्नल क्या है? प्राइमरी बुक है. जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. इट इज द फर्स्ट बुक इन विच we record the financial transaction, and in previous chapter as we discussed, before entering the transaction into journal we have to prepare a source document for evidence which support our journal entry. So on the basis of source document we prepare journal, and journal is a primary book of recording financial transaction in a chronological order. तो ये तो मीनिंग हुआ जर्नल का. जर्नल क्या है? जर्नल वो प्राइमरी बुक है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं. अब बात आती है फॉर्मेट की. तो ये फॉर्मेट जो है आपके सामने है. इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं सबसे पहला कॉलम जो बनता है वो डेट का. तो यहाँ पे डेट्स जो है वो मेंशन करते हैं हम. पर्टिकुलर में हम जर्नल एंट्री लिखते हैं और उसको लिखने का भी अपना एक तरीका है. और यहाँ पे साथ में एक नरेशन ब्रैकेट में हम शो करते हैं पर्टिकुलर्स में, और फिर एलएफ में हम एंटर करते हैं लेजर फोलियो. लेजर फोलियो इसके बाद की स्टेप जो है क्लासिफिकेशन की स्टेप आती है रिकॉर्डिंग के बाद, और क्लासिफिकेशन होता है लेजर में. तो लेजर में यहाँ से
जो हम ट्रांसफर करेंगे अलग अलग अकाउंट्स में, उन अकाउंट का लेजर में क्या पेज नंबर है, तो वो पेज नंबर यहाँ पे LF में शो होता है। LF मतलब है लेजर फोलियो। फोलियो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पेज नंबर। तो कुल मिला के यहाँ लेजर का पेज नंबर आएगा जिस पे वो अकाउंट ओपन किया गया है। तो ये प्रैक्टिकली आगे जब आप लेजर सीखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब उसके बाद जो है ये अमाउंट के कॉलम है जिसमें डेबिट अमाउंट और इधर क्रेडिट अमाउंट हम मेंशन करेंगे। तो ये तो हुआ फॉर्मेट और मीनिंग जर्नल का। अब हम आगे समझते हैं अगला टॉपिक, जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या है? तो जर्नलाइजिंग कुछ भी नहीं है, अभी जो आपने फॉर्मेट देखा उस फॉर्मेट में जो भी हम ट्रांजेक्शन को मेंशन करेंगे वही है। तो समझिएगा, द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल बुक ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। यानी कि जो डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल हैं उन रूल से हम ट्रांजेक्शन को जर्नल में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे ही जर्नलाइजिंग कहते हैं। This is done by the recording both debit and credit aspect of the transaction with date, amount and narration of the transaction। ये फॉर्मेट हमने समझे ही है जिसमें डेट और साथ में पर्टिकुलर में हम जनरल एंट्री करेंगे, साथ में नरेशन भी मेंशन करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि उसकी किस ट्रांजेक्शन की ये एंट्री है। अब अगली बात है जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री जो हमने देखा वो पर्टिकुलर पीछे हमने जो अभी समझा फॉर्मेट उसमें आपने देखा होगा, द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। यानी कि जर्नल की बुक में जो भी हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया वो जर्नल एंट्री कहलाती है। तो ये सारा सिस्टम जो है जर्नलाइजिंग, जर्नल एंट्री, जर्नल का फॉर्मेट, मीनिंग हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जर्नल को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके रूल जो है डबल एंट्री सिस्टम के वो समझने होंगे। तो जर्नलाइजिंग के जो रूल हैं वो हम समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको जर्नल समझाया जाएगा। लेकिन समझने से पहले इसकी जो थ्योरी बेस है वो आप अच्छे से समझेंगे तो आपको आगे प्रैक्टिकली जर्नल बनाने में आसानी रहेगी। The rule of journalizing double entry system. Since transaction in journal are recorded on the basis of rule of double entry system, so it is essential to understand this system। तो पहले जर्नल बनाने से पहले इस डबल एंट्री सिस्टम को हमें अच्छे से समझना है ताकि हम जर्नल बनाते समय जो है जो भी स्टेज आए तो उसमें हमें आसानी रहे, हर एक ट्रांजेक्शन को हम अच्छे से समझें, रूल को अच्छे से समझें तो जर्नल जो है हम प्रॉपर बना पाएंगे। तो इस डबल एंट्री सिस्टम को समझना जरूरी है जर्नल के रूल समझने से पहले। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो बताती है कि हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंगली एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, सो अफेक्ट ऑफ टू अकाउंट्स इज opposite direction. Every transaction is recorded in at least two accounts in a manner so that total amount debited must be equal to total amount credited। डबल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट हैं और उन दोनों इफेक्ट को हमें रिकॉर्ड करना है डेबिट और क्रेडिट में। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स इज परचेज फॉर कैश, परचेज हम करें कैश परचेज करें तो एक तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट है, गुड्स विल बी कम इनटू बिजनेस बट कैश विल बी डिक्रीज विथ इक्वल अमाउंट। तो ये इफेक्ट है, गुड्स आएंगे लेकिन उसी अमाउंट से हमारा कैश जो है वो कम हो जाएगा। दस वन अकाउंट हैज टू डेबिटेड एंड अदर इज टू बी क्रेडिटेड। इसलिए एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और उसी अमाउंट से दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं। Who is receiving the benefit is debited while the person who is yielding the benefit is credited। जो भी पर्सन बेनिफिट रिसीव करता है हम उसको डेबिट करते हैं और पर्टिकुलर पर्सन जो एक तरह से बेनिफिट जनरेट करता है देता है उसको हम
क्रिएट करते हैं. Thus, the purchase account is debited and cash account to be created. Double entry system does not mean that the transaction is recorded twice. डबल एंट्री सिस्टम का ये कतई मीनिंग नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड करो. हर ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड नहीं करना है, हर ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है. It merely means that at least two accounts are affected with equal amount of debit and credit. In short, double entry system is a system of accounting in which both aspects of business transaction are recorded in term of debit and credit amount. तो कुल मिला के डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट, दोनों एस्पेक्ट को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है और वो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है. ये हमने समझा. Thus, it can be said that every debit has corresponding credit and vice versa. यानी कि जो भी डेबिट हो रहा है उसके सामने उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी होगा, और जितना अमाउंट से कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उतने अमाउंट से वो डेबिट भी दूसरा अकाउंट होगा. रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट. अब इसमें क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा इसके अपने रूल हैं और वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट पे. तो जिस टाइप का अकाउंट है उस टाइप का उसका अपना रूल है. तो रूल समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट समझने पड़ेंगे, तो हम उस पर रूल अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के अकाउंट के अलग अलग रूल हैं. तो उन रूल को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो टाइप्स ऑफ अकाउंट समझना जरूरी है. तो टाइप्स ऑफ अकाउंट समझेंगे तो हम वो रूल प्रॉपरली समझ पाएंगे. तो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि इनके जो रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के वो समझने से पहले हमें इनके टाइप पता करने पड़ेंगे, तो हम उस डबल एंट्री सिस्टम्स के रूल से जर्नल में एंट्री कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स is a summary of a record of all the business transaction at one place concerning a particular head or item. For example, capital account, Ram's account, furniture account, sales account, etc. तो पहला अकाउंट का मीनिंग जो है, अकाउंटिंग इज ए समरी. अकाउंट जो है वो एक समरी है. उस अकाउंट में सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की समरी होगी, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक हेड से रिलेटेड समरी होगी एक जगह पे, उसको अकाउंट बोला जाता है. तो एग्जांपल के लिए कैपिटल अकाउंट, राम अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट और बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं. तो हर एक जो हम डेबिट और क्रेडिट देखेंगे उससे पहले उस अकाउंट को आपको पहचानना है उस ट्रांजेक्शन में. जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वहाँ पे एक कैश अकाउंट आ रहा है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ओनर, ओनर जो पैसा लगा रहा है उसको कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल अकाउंट आ रहा है, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो ये अकाउंट हुआ. अब हम आगे समझते हैं. मनी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड एज पर द अकाउंटिंग रूल. जो अकाउंटिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको डेबिट या क्रेडिट करना है, लेकिन ये डिपेंड करता है रूल पे, और रूल समझने से पहले उस अकाउंट का टाइप हमें समझना पड़ेगा. तो कुल मिला के जो भी ट्रांजेक्शन है वो डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा. किसके बेस पे? रूल के बेस पे. और रूल अप्लाई होंगे अकाउंट जो उसका टाइप है उस बेस पे. तो हम अकाउंट के टाइप डिस्कस करते हैं. ब्रॉडली स्पीकिंग, एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स आर टू टाइप. बेसिकली जो ब्रिटिश सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम जो है, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के अकाउंट होते हैं. फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट. बट देर इज फर्दर डिवाइडेशन ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट को वापस दो टाइप में बांटा जा सकता है जो इस चार्ट में हम समझते हैं. तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं अकाउंट्स के बेसिक दो टाइप है. एक तो पर्सनल हो गया, दूसरा हो गया इम्पर्सनल. और इम्पर्सनल में वापस एक तो रियल अकाउंट है और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट वो इम्पर्सनल के दो पार्ट है. तो इस टाइप से देखें तो हम तीन जो हमारे सामने अकाउंट बेसिक होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल.
रियल और नॉमिनल किसका पार्ट है? इम्पर्सनल का। तो अब हम इसको वापस एक एक अकाउंट को हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला, और उसके साथ साथ उसका रूल भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट को, फिर समझेंगे उस पर रूल कैसे अप्लाई होता है डेबिट क्रेडिट का उसको। तो आप यहाँ देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस etc आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं इंडिविजुअल मतलब किसी भी सिंगल पर्सन के, या फर्म के, कंपनी के, इंस्टीट्यूशंस जिसमें बैंक, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे राम मोहनलाल एंड सन्स, टाटा मोटर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर, अकाउंट ऑफ डेटर, क्रेडिटर etc, ये सारे पर्सनल अकाउंट हैं। और पर्सनल अकाउंट के जो रूल हैं, चाहे किसी भी टाइप का पर्सनल अकाउंट हो, और टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट अभी और डिस्कस करेंगे अपन। तो किसी भी टाइप का पर्सनल अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट पे ये रूल अप्लाई होगा। रूल जो है डेबिट और क्रेडिट का वो आपके सामने है। पर्सनल अकाउंट में आपको ये चेक करना है कि वो बिजनेस के लिए अपन जो भी रूल अप्लाई करेंगे बाय पॉइंट व्यू ऑफ बिजनेस अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं हम फॉर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर ओनर। और ओनर एंड बिजनेस बोथ आर ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें हम समझ सकते हैं रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर को आपको क्रेडिट करना है और रिसीवर को आपको डेबिट करना है। If a particular person is receiver for business, it will be debited, and if a person is giver for business is called, then it is credited. Now we discuss the types of personal account. पर्सनल अकाउंट जैसा मैंने बोला किसी भी टाइप का हो, रूल यही अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सिंपल रूल है। अब हम टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट समझ लेते हैं ताकि इसको वापस हम डिवाइड कर सकें अलग अलग में। तो इसमें जैसे हमने समझा पर्सनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं पर्सन्स, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन से। तो इसी बेस पे इसको वापस हम फर्दर इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं बेसिकली। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. Natural personal account refer to accounts of human being like Ram, Mohan, capital, partner drawing, debtor, creditor, etc. All are natural personal account. Natural personal मतलब जो नेचुरली ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं, जहाँ भी नाम आ गया, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, नीता, कुछ भी नाम आ सकता है, तो वो नेचुरली ह्यूमन बींग जितने भी हैं उनके अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन रूल इस पे वही पर्सनल अकाउंट का लगेगा। फिर दूसरे हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में एक्चुअल में ये जो नेचुरल नहीं होते, लेकिन कानून की नज़र में इन आइज ऑफ लॉ दे आर ट्रीटेड एज ए पर्सन, दे आर नॉट अ natural person like human being, but in eyes of law treated as personal called artificial personal. The accounts of firm, company, institutions, bank, insurance company, etc. are personal account, but they do not have physical existence like human being. So these accounts are known as artificial personal account. ह्यूमन बीइंग की तरह इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये कानून की नज़र में पर्सन है, इसलिए इनको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, लेकिन ये कहलाएंगे आर्टिफिशियल पर्सन। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एन अकाउंट रिप्रेजेंटिंग a particular person or group of person is termed as representative personal account. एक पर्टिकुलर अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज ड्यू बट नॉट पेड,
वेजेज का पेमेंट देना बाकी है, दिसंबर महीना पूरा हो गया लेकिन हमने वेजेज का पेमेंट नहीं किया। It is put under the head wages outstanding. This account represented all those workers who have not been paid. ये उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको सैलरी नहीं मिली, और वो सारे के सारे वर्कर पर्सन हैं, तो उन पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वेजेज आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इसी टाइप से प्रीपेड रेंट, एक्रूड रेंट, अनर्ड रेंट, कमीशन, ये सारे जो हैं वो कहलाएंगे आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये हमने समझे पर्सनल अकाउंट के टाइप, जिसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल तीनों को समझा। अब हम आ जाते हैं जो हमारे दूसरा जो टाइप है, जो हमने चार्ट में समझा था। अभी आपने चार्ट देखा, उसमें पहला तो पर्सनल, दूसरा था इम्पर्सनल, उसमें दो टाइप थे, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल के बाद हम समझने जा रहे हैं रियल, जो इम्पर्सनल अकाउंट का एक टाइप है। तो रियल अकाउंट क्या होता है वो हम समझते हैं। The count of all assets of business, whether it is tangible or intangible, are termed as real account, like cash, stock, furniture, building, goodwill, patent, trademark, etc. तो ये अकाउंट्स जो हैं एसेट से रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस में, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल को और हम डिटेल में समझ लेंगे, ये इसके टाइप है, रियल अकाउंट के टाइप है, उसको हम समझेंगे। तो पहले इसका रूल समझ लेते हैं। तो इसका रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जो भी बिजनेस में आ रहा है, जो भी एसेट्स बिजनेस में आ रही है वो डेबिट होगी, और जो बिजनेस से जा रही है वो क्रेडिट होगी। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो हम इसके टाइप भी समझ लेते हैं कि दो टाइप से, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, तो इसको दोनों को समझ लेते हैं हम। टाइप ऑफ रियल अकाउंट, type of real account, there are two types: tangible real account and intangible real account. Tangible real account, all those assets of business which can be seen, touched, felt and measured in the term of money are called tangible real account, like cash, plant, furniture, etc. And bank is an artificial personal account and not a real account. जनरली क्या होता है, बैंक और कैश हम दोनों को रियल मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में बैंक जो है इंस्टीट्यूशन है, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में नहीं। तो रियल अकाउंट कुल मिला के जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो अकाउंट कहलाएगा टेंजिबल रियल अकाउंट। और दूसरा है इंटेंजिबल अकाउंट, जो दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी वो अपनी एसेट्स होते हैं। all those assets of business which are measurable in term of money but which cannot be felt, seen and touched are called intangible real account, like goodwill, patent, trademark, branding, computer software, etc. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर etc. कंप्यूटर तो टेंजिबल में आएगा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल में आएगा, जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, कीमत होती है, उसको रुपए पैसे में हम काउंट कर सकते हैं। तो ये चाहे टेंजिबल रियल हो या इंटेंजिबल रियल, रूल इस पे वही अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब तीसरा जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, इसका भी मीनिंग और रूल इस पे जो अप्लाई होता है वो समझेंगे। तो all those accounts related to expenses, losses, revenue, income and gains are termed as nominal account. तो जितनी भी इनकम, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और गेन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है वो सारे अकाउंट कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। Thus, they include purchase account, sales account, salary account, rent account, discount allowed, bad debts, commission, discount received, etc. बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड, न कि पर्सन या किसी एसेट से रिलेटेड। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब इसके रूल जो है वो भी समझ लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल गेन्स, इनकम, प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। ये इसका रूल हुआ। तो बेसिकली जो इसके रूल हैं वो हमें अच्छे से समझने हैं, एक बार हम शॉर्ट में वापस समझ लेते हैं। जो रूल्स थे,
पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम। तो इन रूल को हमें अप्लाई करना भी सीखना है। तो आने वाले वीडियो में हम इसको अप्लाई करके कैसे जर्नल एंट्री प्रिपेयर होती है वो सीखेंगे। तो आज आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, रूल को अच्छे से याद कर लें, समझ लें और फिर इनको अप्लाई करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।